लॉरेंस बिश्नोई, रविंदर धांधा और जग्गू भगवानपुरिया, इन तीन बड़े गैंगस्टर्स के इंटरनेशनल नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी चोट हुई है। कनाडा की RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और अमेरिका की FBI ने मिलकर बड़ा साझा ऑपरेशन किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 2 साल से बहुत गुपचुप तरीके से चल रही थी। अब जाकर दोनों देशों की पुलिस ने साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 3 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें रविंदर सिंह धांधा का नाम भी शामिल है। सभी को अमेरिका को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही वेस्ट वैंकूवर, व्हाइट रॉक और सरे जैसे इलाकों में पुलिस ने घर घर जाकर सघन तलाशी ली। अमेरिका में भी पुलिस ने इन गैंग्स के कई गुर्गों को दबोचा है। कैलिफोर्निया की लॉस एंजलिस कोर्ट में 3 अलग अलग चार्जशीट दायर की गई हैं। इनमें कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 24 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस अभी 10 भगोड़ों की तलाश कर रही है। छापेमारी में पुलिस ने 1000 किलो कोकेन, भारी मात्रा में कैश और घातक हथियार बरामद किए हैं। इन गैंग्स पर बहुत गंभीर आरोप हैं। इनमें ड्रग्स की तस्करी, लोगों का अपहरण और हत्या जैसे जुर्म शामिल हैं। इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है हरदीप सिंह निज्जर का नाम। RCMP ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा है कि खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या के तार इन्हीं आपराधिक नेटवर्कों से जुड़े हुए हैं। ये खबर सुनने में जितनी सनसनीखेज लगती है, असल में उतनी ही उलझी हुई भी। भारत में बैठा इंसान जब ऐसी खबरें देखता है तो उसका माथा ठनकता है। आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। भारत की जेलों में बंद अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर मर्डर और वसूली कैसे करवा रहे हैं? हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का असली मास्टरमाइंड कौन था? ये देसी गैंगस्टर मेक्सिको के ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर इंटरनेशनल धंधा कैसे चला रहे हैं? अमेरिका और कनाडा में बसे आम भारतीय इन गैंग्स का आसान शिकार क्यों बन रहे हैं? क्या हमारा जेल और सिक्योरिटी सिस्टम इन हाईटेक अपराधियों के आगे फेल हो गया है? आज इन्हीं 5 सवालों के जवाब आपको अनकही के इस एपिसोड में मिलेंगे, ताकि पर्दे के पीछे की उलझी हुई कहानी आपको समझ आ सके। ये खबर महज कुछ गुंडों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अपराध ने अब अपना रूप बहुत बदल लिया है। कुछ दशक पहले जो गुंडे मोहल्लों में हफ्ता वसूलते थे, वो अब मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह ग्लोबल सिंडिकेट चला रहे हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और विदेशी खुफिया एजेंसियों को चकमा देने की तकनीक मौजूद है। FBI और RCMP का ये ऑपरेशन हार्ड बॉल हमें ये समझने का मौका देता है कि नया अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है। ये अपराधी डार्क वेब में डील करते हैं। इनमें से कुछ विदेशी धरती पर बैठकर भारत का माहौल खराब करते हैं और कुछ भारत की जेलों में बैठकर विदेशों में दहशत फैलाते हैं। इस दहशत के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े नाम हैं, 3 अलग अलग नेटवर्क, जिनका काम करने का तरीका अलग है, पर मकसद सिर्फ एक, खौफ पैदा करके पैसे कमाना। इन तीनों किरदारों की क्राइम कुंडली को अब खोलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके अपराध का दायरा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। पहला किरदार है लॉरेंस बिश्नोई। इस नाम से हर कोई वाकिफ है। कभी पंजाब के कॉलेज में छात्र राजनीति करने वाला ये शख्स आज ग्लोबल लेवल का डॉन बन चुका है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि लॉरेंस का नेटवर्क अब दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तर्ज पर काम कर रहा है। और ये कोई मामूली गैंग नहीं रह गया है, प्रॉपर कॉर्पोरेट स्टाइल में चलने वाली मल्टीनेशनल क्राइम कंपनी बन चुका है। इस विशाल सिंडिकेट में 700 से ज्यादा वफादार शूटर और गुर्गे काम करते हैं। इनका क्राइम नेटवर्क नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों तक फैल चुका है। लॉरेंस खुद भारत की हाई सिक्योरिटी जेल की सलाखों के पीछे बंद है, फिर भी उसके सारे ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के धड़ल्ले से चल रहे हैं। लॉरेंस युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग में शामिल करता है। जेल के अंदर से ही वो अपना महिमा मंडन करवाता है। भारत के कई राज्यों के बेरोजगार युवा उसकी झूठी शानो शौकत देखकर इस क्राइम कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। लॉरेंस ने अपनी कंपनी की कमान सबसे भरोसेमंद साथी को सौंप रखी है। उसका नाम है गोल्डी बराड। वो कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुख्य चेहरा है। गोल्डी अमेरिका और कनाडा में बैठकर हत्याओं और करोड़ों डॉलर की जबरन वसूली का सिंडिकेट चला रहा है। गोल्डी का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने उस पर $50,000 का नगद इनाम घोषित कर दिया है। FBI को गोल्डी की सरगर्मी से तलाश है। जेल में बैठे लॉरेंस और विदेश में छिपे गोल्डी की इस जोड़ी ने अपराध की दुनिया के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये दोनों मिलकर शिकार तय करते हैं और फिर विदेशों में बैठे इनके गुर्गे उस काम को अंजाम देते हैं। बिश्नोई के बाद इस कहानी में दूसरा बड़ा नाम रविंदर सिंह धांधा का आता है।
धांधा का काम करने का स्टाइल लॉरेंस गैंग से एकदम अलग है। रविंदर धांधा सड़क पर गोली चलाने वाला आम गुंडा नहीं है, वो असल में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। शुरुआत में धांधा ट्रांसपोर्ट का साधारण बिजनेस करता था। ट्रकों के जरिए माल इधर उधर पहुंचाने का काम उसके पास था। इसी बीच पैसों के लालच ने उसे इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का सरगना बना दिया। धांधा ने मेक्सिको के खूंखार ड्रग सप्लायर्स के साथ अपना संपर्क बनाया। उसने कमर्शियल ट्रकों का बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया, जो देखने में बिल्कुल आम कमर्शियल गाड़ियों जैसा लगता था, पर इसके अंदर सफेद पाउडर छिपा होता था। धांधा के गैंग ने इन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल करके 430 किलो से ज्यादा कोकेन अमेरिका से कनाडा पहुंचाई है। इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में इस कोकेन की कीमत अरबों रुपए थी। धांधा का नेटवर्क इतना एडवांस है कि वो बॉर्डर पार करने के लिए अमेरिका कनाडा सीमा पर चलने वाले एग्रीकल्चरल फार्म्स के ट्रकों का भी इस्तेमाल करता है। स्थानीय किसान बनकर उसके गुर्गे सिक्योरिटी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकते हैं। धांधा का दिमाग इतना शातिर है कि उसने कनाडा के बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी है। CBSA यानी कनाडाई सीमा सुरक्षा एजेंसी के कुछ अधिकारियों तक उसने अपनी पैठ बना ली है। कौन सा ट्रक किस समय बिना किसी चेकिंग के बॉर्डर पार करेगा, धांधा की टीम ये सब पहले से फिक्स कर लेती है। धांधा ने पुलिस के रडार से बचकर अरबों का ड्रग्स साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। अब हम आते हैं तीसरे सबसे खतरनाक किरदार पर। इसका नाम है जग्गू भगवानपुरिया। कभी ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी साथी हुआ करता था। दोनों ने मिलकर क्राइम की दुनिया में कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन समय के साथ पावर और पैसे की भूख ने दोनों को दुश्मन बना दिया। आज जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। जग्गू का सिंडिकेट 1000 से भी ज्यादा सदस्यों का हो चुका है। अकेले अमेरिका में ही इसके 100 से ज्यादा खतरनाक गुर्गे सक्रिय हैं। जग्गू का गैंग भी अब इंटरनेशनल लेवल पर आतंक मचा रहा है। इसके काम करने का तरीका सबसे ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाला है। लॉरेंस का गैंग जहां गोलियों और खून खराबे से डराता है, वहीं जग्गू का गैंग करप्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। आरोप है कि जग्गू ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों के साथ मजबूत साठगांठ बना ली है। इसका गैंग अमेरिका, कनाडा और यूके में बसे प्रवासियों को अपना निशाना बनाता है। अगर कोई NRI उन्हें डॉलर देने से मना कर देता है, तो जग्गू के गुर्गे भारत में बैठे उनके रिश्तेदारों पर झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। बेकसूर रिश्तेदारों को हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मुकदमों में फंसा दिया जाता है। इसके बाद उस NRI के पास जग्गू गैंग का फोन जाता है। उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर मोटी रकम नहीं दी तो भारत में उनका परिवार झूठे केस में जेल में सड़ेगा। विदेश में बैठा इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए फिरौती चुका देता है। ये बिना गोली चलाए हजारों मील दूर से किया जाने वाला मानसिक शोषण है। इन तीनों गैंग्स ने कानून व्यवस्था को मजाक बना दिया है। कोई जेल से राज कर रहा है, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी को चकमा दे रहा है, तो कोई विदेशों में बैठे प्रवासियों से वसूली कर रहा है। इन अपराधियों ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसकी ताकत का सबसे भयानक उदाहरण तब देखने को मिला जब कनाडा में दिन दहाड़े गोलियां चली। तारीख थी 18 जून 2023। जगह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया का सरी शहर। गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। निज्जर उसी गुरुद्वारे का अध्यक्ष था। वो खालिस्तान आंदोलन का बहुत बड़ा समर्थक था और भारत सरकार उसे बहुत पहले से आधिकारिक रूप से आतंकी घोषित कर चुकी थी। निज्जर अपने ट्रक से बाहर निकल ही रहा था, तभी शूटरों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि बारीकी से प्लान किया गया मर्डर था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर का मास्टरमाइंड आखिर कौन था? इस सवाल का जवाब अमेरिकी न्याय विभाग की चार्जशीट में दर्ज है। DOJ के दस्तावेजों में निज्जर की पहचान उसके नाम के शुरुआती अक्षरों HSN से की गई है। जांच में पता चला कि मर्डर का ऑर्डर भारत की हाई सिक्योरिटी जेल से आया था। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से गोल्डी बराड़ को निज्जर की हत्या का आदेश दिया था। लॉरेंस ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी चूक ना हो। इस काम के लिए 4 लोगों ने अपनी सहमति दी थी। अमेरिकी चार्जशीट में इन शूटरों को सह साजिशकर्ता 1 और 2 का नाम दिया गया है। इन्हीं दोनों ने निज्जर पर गोलियां बरसाई थी। हत्या के कई महीनों बाद मई 2024 में कनाडा की पुलिस ने 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया। करण बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह। इन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। यहां तक मामला इंटरनेशनल संगठित अपराध का ही लग रहा था।
इसके बाद कहानी में राजनीति की एंट्री हुई और पूरा नैरेटिव ही बदल गया। सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बहुत बड़ा बयान दिया। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय सरकारी एजेंटों का हाथ होने के विश्वसनीय खुफिया आरोप मौजूद हैं। इस बयान ने दुनिया भर की मीडिया में तहलका मचा दिया। भारत सरकार ने तुरंत इसे बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। इस विवाद का नतीजा बहुत भयानक रहा। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। भारत और कनाडा ने एक दूसरे के टॉप राजनयिक को देश से निकाल दिया। अब इस प्रोपेगेंडा और हकीकत के बीच का फर्क समझिए। अमेरिका की एफबीआई और कनाडा की आरसीएमपी के ऑपरेशन हार्ड बॉल में जो बातें सामने आई हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ट्रूडो के आरोपों और पुलिस की जांच में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिकी न्याय विभाग और कनाडा की पुलिस दोनों ने साफ कर दिया कि जांच में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो इस हत्या या इन आपराधिक नेटवर्कों को भारत सरकार से जोड़ता हो। आरसीएमपी की डिप्टी कमिश्नर लिसा मोरलैंड ने कैमरे पर आकर साफ तौर पर कहा कि भारतीय अधिकारियों के इसमें शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं है। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया है कि दिल्ली ने इस जांच में कनाडाई एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। इन सभी चार्जशीट और आधिकारिक बयानों से अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि पूरा मामला असल में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का हिस्सा था। इन नेटवर्क्स का किसी भी देश की सरकार से कोई आधिकारिक संबंध नहीं मिला है। ये सारा खेल पावर और पैसे का है। लॉरेंस और गोल्डी बराड जैसे गैंगस्टर्स विदेशी धरती पर अपना खौफ स्थापित करना चाहते थे। निज्जर की हत्या उनके लिए दबदबा कायम करने का जरिया थी। ऐसी वारदातों से इंटरनेशनल मार्केट में संदेश देना चाहते थे कि वो किसी को भी कहीं भी मार सकते हैं। इन अपराधियों ने मर्डर और हिंसा को अपना मार्केटिंग टूल बना लिया है। लेकिन इस खौफनाक नेटवर्क का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं है, बल्कि वो डर है जो ये लोगों के दिमाग में बैठाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत ही चालाकी से अपनी पब्लिक इमेज को गढ़ा है। वो खुद को देशभक्त और धर्म का रक्षक बताता है। बिश्नोई समाज के नियमों का हवाला देकर वो अपनी हिंसक वारदातों को जायज ठहराने की कोशिश करता है। काले हिरन के शिकार के मामले में उसका गैंग सलमान खान को धमकाता रहता है। इसे वो धार्मिक भावनाओं से जोड़ देता है। इस गढ़ी हुई रॉबिन हुड और राष्ट्रवादी इमेज का फायदा उसकी गैंग को मिलता है। कई बेरोजगार युवा इस झूठी शान के जाल में फंस जाते हैं। उन युवाओं को लगता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए हथियार उठा रहे हैं। हकीकत में वो बस खूंखार क्राइम सिंडिकेट के मोहरे बन रहे होते हैं। जब ये युवा गैंग में शामिल हो जाते हैं तो इनसे बड़े और हाई प्रोफाइल हमले करवाए जाते हैं। ये गैंग जानबूझकर कला, राजनीति और मनोरंजन जगत से जुड़े मशहूर लोगों को अपना निशाना बनाता है। 29 मई 2022 को पंजाब में मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इसके बाद नवंबर 2023 में कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को सरेआम मार दिया गया। हत्या की वजह सिद्दीकी की सलमान खान से नजदीकी बताई गई। इसके अलावा कनाडा के सरे में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के पास कई बार गोलीबारी हुई। ये हमले आपसी दुश्मनी का नतीजा नहीं थे, बल्कि दहशत का व्यापार चलाने की बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। हमले के बाद ये गैंग फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं। गिप्पी ग्रेवाल के घर फायरिंग के बाद जो पोस्ट किया गया वो बहुत डरावना था। उसमें लिखा था कि तुम्हें सलमान खान या दाऊद भी हमसे नहीं बचा सकता। ये धमकी सिर्फ गिप्पी ग्रेवाल के लिए नहीं थी, बल्कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बैठे हर उस अमीर इंसान के लिए थी जिससे गैंग को पैसे ऐंठने थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए देने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो अगला निशाना वो खुद हो सकते हैं। वसूली के धंधे के अलावा इस नेटवर्क का सबसे बड़ा आर्थिक इंजन इंटरनेशनल ड्रग्स मार्केट है। लॉरेंस का तरीका ड्रग्स के मामले में भी बहुत ज्यादा हिंसक और आक्रामक है। अमेरिकी जांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने लॉस एंजलिस में ऐसा काम किया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। मार्च 2024 से जुलाई 2025 के बीच बिश्नोई गैंग ने कैलिफोर्निया में दूसरे प्रतिद्वंदी गैंग्स पर हमला बोला। लॉरेंस के गुर्गों ने हथियारों के बल पर उस गैंग्स के 520 किलो कोकेन लूट ली। 520 किलो कोकेन लूटना ये बताता है कि गैंग किस हद तक बेखौफ हो चुका है। वो ड्रग्स खरीदने के बजाय उसे लूटकर अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा लेते हैं। विदेशी धरती पर जाकर वहां के लोकल ड्रग माफियाओं से माल लूटना कोई मामूली बात नहीं है। ये नया और हाइब्रिड खतरा है जिसे नार्को टेररिज्म कहा जाता है।
ड्रग्स की लूट और स्मगलिंग से मिलने वाला पैसा हत्याओं की प्लानिंग में लगता है। हथियारों की खरीद और शार्प शूटर हायर करने के लिए करोड़ों का फंड इस्तेमाल होता है। फिर इन्हीं शार्प शूटर्स से मशहूर हस्तियों की हत्या करवाई जाती है। हत्या से जो खौफ पैदा होता है, उससे वसूली का रास्ता खुल जाता है। उस वसूली के पैसे से फिर से ड्रग्स और हथियार खरीदे जाते हैं। ये क्रिमिनल इकोसिस्टम अपने आप में खौफनाक साइकिल बन गया है। ये नेटवर्क लगातार अमीर और ताकतवर होता जा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब इन गैंग्स के मास्टरमाइंड्स जेल में बंद हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सुरक्षित जेल में बैठे अपराधी इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे चला पा रहे हैं। आज के दौर में अपराध शारीरिक नहीं, डिजिटल हो चुका है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया जैसे गैंगस्टर्स के पास जेल के अंदर भी स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। वो वीपीएन्स और एन्क्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन तकनीकों ने जेल की दीवारों को बेअसर कर दिया है। अपनी बैरक में बैठकर वो अमेरिका और कनाडा के शूटर्स को ऑर्डर देते हैं। उनके लिए जेल सजा काटने की जगह नहीं है, बल्कि महफूज कॉर्पोरेट ऑफिस बन गई है, जहां से वो अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं। तो अब सवाल फिर से वही है कि इन गैंग्स को खत्म करने का रास्ता क्या है। सिर्फ 24 गिरफ्तारियां या ड्रग्स पकड़ने से हाइब्रिड खतरा खत्म नहीं होगा। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इसलिए इलाज भी बेहतर होना चाहिए। भारत की सभी बड़ी जेलों में हाईटेक जैमिंग सिस्टम लगाने की जरूरत है। हालांकि कुछ जेलों में ऐसा जरूर किया गया है। जेल के अंदर से कोई भी कॉल या मैसेज बाहर ना जा सके, ये सुनिश्चित करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि भारत, अमेरिका और कनाडा की खुफिया एजेंसियों को रियल टाइम डेटा शेयर करना होगा। अनमोल बिश्नोई का अमेरिका से भारत डिपोर्टेशन इसका बड़ा उदाहरण है। आपसी राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर इन तीनों देशों को साथ आना होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समय की वो खौफनाक सच्चाई है जो कभी भी किसी के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। जब अपराध की कोई सरहद नहीं रही, तो कानून की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारों ने अब भी इस नार्को टेररिज्म को गंभीरता से नहीं लिया, तो कल फिर किसी बेकसूर इंसान को अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा। ये तो रही मेरी बात। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।